लाखों ठोकरों के बाद भी संभलती रहूंगी, फिर से उठूंगी और चलती रहूंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी का अध्याय 2 भोजन के घटक। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। क्रियाकलाप 1। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशिष्ट प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों यानी कि पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं। पोषक क्या है? तो खाद्य सामग्रियों से हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं जिसे पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। यानी कि भोजन के मुख्य रूप से 3 पदार्थ विभिन्न अनुपात में होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन होते हैं, और कुछ अन्य पोषक तत्व विटामिन, खनिज लवण, रेशा यानी कि रुक्षांश तथा जल भी होते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 शब्द से मिलकर बना होता है। कार्बन यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका कार्य होता है मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देना और बाद में यह बाद के उपयोग के लिए शरीर में भंडारित भी होता है। तो आइए देखते हैं कि मंड का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। यानी कि मंड यानी कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन में गन्ना, चुकंदर, शहद, खजूर, दूध, अनाज और आलू आते हैं। आइए अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए।
जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ में थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर इसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि किस किस खाद्य पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होता है और प्रोटीन दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा, जल, फलियां, गिरिया और सोयाबीन आदि में पाया जाता है। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन कागज पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज का तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण दर्शाते हैं यानी कि प्रोटीन की वसा किन किन चीजों में पाया जाता है। तो वसा मक्खन, देशी घी, दूध, पनीर, मांस, पकाने का तेल जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल आदि में पाया जाता है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनको आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है? तो इन सभी पोषकों की आवश्यकता भिन्न होती है। विटामिन रोगों से हमारी रक्षा करता है, तो वहीं खनिज लवण पोषकों का संतुलन शरीर में बना के रखता है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? आइए अब हम देखते हैं कि इन सभी पोषकों का हमारे शरीर में क्या कार्य है और क्या महत्व है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ कर रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन दिखाए गए हैं। विटामिन ए यहाँ बताया गया है कि विभिन्न विटामिन किस प्रकार से हमारी सहायता करते हैं और किन किन भोजनों में वे पाए जाते हैं। तो विटामिन ए त्वचा और आंख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मछली तेल, दूध, आम, गाजर, पपीता, पक्का टमाटर, पीले रंग के गूदेदार फल में विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन बी गेहूं, चावल, यकृत आदि में पाए जाते हैं। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं और ये संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्ची, नींबू और अमरूद में पाए जाते हैं। विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में हमारी मदद करते हैं और ये दूध, मक्खन, कलेजा, अंडा तथा मछली में पाए जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों का एक खास समूह होता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दिखाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक
से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। जल के स्रोत चाय, कॉफी, फलों का रस, जल, दूध या फिर कई सब्जी और फल में भी जल की पर्याप्त मात्रा होती है और कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भी जल बनता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। चाहे पूरे दिन में हम जो भी खाएं उसे आहार कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग डाइट कह सकते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे इस आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार क्या है? वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त यानी कि ना ज्यादा ना कम, बराबर मात्रा में विद्यमान हो, संतुलित आहार कहलाते हैं। यानी कि उतनी ही मात्रा हो जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना ज्यादा हो और ना कम हो, पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी हो। ये सभी हमारे संतुलित आहार में आते हैं। संतुलित आहार के अवयव क्या हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल तथा रुक्षांश। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। संतुलित आहार का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है? संतुलित आहार का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। यह हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के अंगों की मरम्मत करता है, विटामिन, खनिज, वसा, अम्ल पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर को पूर्ति होती है। शरीर की उचित वृद्धि में भी यह सहायता करता है और व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन तथा कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है।
क्या यह उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? आहार में एक या अधिक पोषकों की कमी से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं और ये रोग जो है वो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण ही होते हैं। अतिपोषण भी कभी कभी अतिपोषण रोग भी हो जाता है। आहार में पोषकों की अधिकता से होने वाला रोग को हम लोग अतिपोषण कहते हैं। अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में से विभिन्न रोग तथा विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। यहाँ पे कुछ विटामिन और खनिज के नाम दिए गए हैं और उससे होने वाले रोग के भी नाम, उसके अभाव में होने वाले रोग के बारे में बताया गया है और इसका रोगों के लक्षण भी बताए गए हैं। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, जिसे हम लोग रक्तौंधी कह सकते हैं, ये रोग होता है। इसका लक्षण क्या है कि दृष्टि कमजोर हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से ही दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसमें दुर्बल पेशियां होती हैं और काम करने में ऊर्जा में भी कमी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसका लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होते हैं। इसमें कमजोर अस्थियां हो जाती हैं और दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा यानी कि गायटर रोग होते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता होता है। लौह से अरक्तता यानी कि अल्प रक्तता होता है, यानी कि इससे कमजोरी होती है। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।